Again, I forgot. Chalo. Good morning, everyone. तो हमने जो लास्ट सेशन लिया था उसमें हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? ईपीएस टॉकिंग अबाउट अर्निंग पर शेयर। तो ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से? मैम, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स को पर शेयर कितना रिटर्न मिलेगा। एम आई क्लियर? टू स्टार्ट विथ हम थोड़ा सा प्रीवियसली हमने जो भी चीजें डिस्कस की है उनको थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स, हर्ष? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स? मतलब फाइनेंशियल एसेट्स मतलब फाइनेंशियल एसेट्स? नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? हाँ, उसकी मेथड वगैरह पूछ रहे हो कि आप मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स? आप फाइनेंशियल एसेट से क्या समझते हैं? मेरे पास एक एसेट्स है तो मेरे पास उसका राइट है और वो मेरे लिए मतलब एक तरीके से कैश और ये सारी चीजें कैश हो गई एसेट्स हो गई। प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राइट टू रिसीव कैश में मतलब तो वही तो पूछ रही हूँ मैं, डेफिनेशन पूछ रही हूँ। मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स? आप किसको फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं? और ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश, वेरी गुड, एक्सचेंज, ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश और एक्सचेंज मतलब अपन कैश देके कैश वो सब। हाँ इतना है। मैम, आपके हिसाब से लगा लो जो लगाना है आपको, जो जो अच्छे लग रहे हैं सब फाइनेंशियल। प्रॉपर डेफिनेशन मैंने सिखाई भी नहीं कभी। cash or upon actual right to receive cash और मैम बहुत सारा लिखा हुआ है, पूरा बहुत सारा लिखा है, बट एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए कंडीशन? कंडीशन फेवरेबल होने चाहिए, पोटेंशियली फेवरेबल सिचुएशन होनी चाहिए। सर एग्जाम्स में फाइनेंशियल एसेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है और वो आपको 4-5 पॉइंटर्स दे देंगे और यू हैव टू फिगर आउट इट्स फाइनेंशियल एसेट्स और नॉट। वो तो नोट्स में क्या वो तो टिक कर देंगे नोट्स को। और इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लायबिलिटी, रितोष? 4 दिन की छुट्टी थी यार। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू पे कैश होना चाहिए, अनफेवरेबल सिचुएशन होगी ये सब। कभी भी पैसा देना राइट नहीं होता, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इसमें ऑब्लिगेशन बस राइट। और पोटेंशियली अनफेवरेबल हो। और मैम किसी कंपनी मतलब हमारी लायबिलिटी चुकाने के लिए हम अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, सो मैम इन दैट केस फाइनेंशियल लायबिलिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? एक के लिए एसेट होनी चाहिए, दूसरे के लिए लायबिलिटी। मैम एक के लिए वो कंफर्म है, या तो एसेट होगी, सामने वाले के लिए या तो लायबिलिटी या तो इक्विटी होगी। ठीक है, यस मैम। मैम फाइनेंशियल एसेट्स को डेट इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। कौन से 2 टेस्ट होते हैं? बिजनेस मॉडल टेस्ट टॉकिंग अबाउट होल टाइम्स। ठीक है, 3 methods to record the debt as financial asset. कौन सी मेथड कब चूज करोगे? ये पीएनएल तो डिफॉल्ट होती है और मैच्योरिटी के साथ फिल भी देता है तो फिर होती है ओसीआई, वेरी गुड। फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड्स। बाय डिफॉल्ट पीएनएल होती है, पर अभी हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट, इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, और मैम हमने इफेक्टिव रेट और कूपन रेट का डिफरेंस सीखा था। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट?
features of both liability. Liabilities and equities. So how to account for this compound instrument? Split accounting. First, we have to figure out financial liability का components, then equity, and then इक्विटी जीवन भर जितने भी सालों तक है रिडम्पशन पीरियड तक सेम चलेगी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हम अमोटाइज टेबल बनाएंगे. क्लियर? यस मैम. मैम हमने एक पढ़ा था प्रेफरेंशियल शेयर्स. प्रेफरेंशियल शेयर्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा था. व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स? मैम जिसका भले से एग्जिस्टेंस या लीगल फॉर्म उसका शेयर्स है, बट जो उसका सब्सटेंस है, दे टोल्ड अस दैट इट्स लाइक अ लोन. तो इफ इट इज अ लोन, सो वी हैव टू ट्रीट एज अ liability. So whatever the dividend paid on that type of instrument, that type of preferential shares is considered as a finance cost. Am I clear? Yes, ma'am. Tell me, कौन से दो तरह, generally you have to record the right of use of assets or a lease liability whenever you enter into the lease. Is it? Yes, ma'am. So tell me the two cases where you not need to write the lease liability and right of use of assets. आप directly expenditure book कर सकते हो in your statement of P&L. शॉर्ट टर्म लीज होती है और एक मोबाइल कॉस्ट. Ma'am, short term assets and low value assets. What do you mean by short term assets? Short lease period नहीं पूछा, low value assets पूछा. What do you mean by low value assets? जो पांच एग्जाम चार एग्जाम होती है, एक तो टेलीफोन, एक होता है अपना कंप्यूटर, एक होता है अपना फर्नीचर और टैबलेट. टैबलेट. सीक्वेंस ऐसे. अरे वाह, अपन बोले नहीं. अरे टेलीफोन, उसके बाद फोन, उसके बाद टैब, वो पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, टैबलेट, टैबलेट, कंप्यूटर एंड फर्नीचर. सीक्वेंस याद करने का तरीका बता चुके हैं. When we say there is a bill and hold arrangement, अपने पास पोजीशन अपने assets ट्रांसफर हो गए. फिजिकल पोजेशन हमारे पास है पर राइट्स ट्रांसफर हो गए हैं. तो मैंने आपको कुछ बताया था कि व्हेन यू सी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, देन एंड देन यू ओनली कैन से दैट कि मैम देयर इज अ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? राइट्स. आर स्टैंड फॉर right of use of asset for someone else. ma'am, this arrangement is requested by the customer, not the seller. मैं बेच रही हूँ तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, सामने वाला कस्टमर गोइंग टू रिक्वेस्ट मी कि मैम प्लीज कैन यू कीप माई गुड्स इन योर वेयर हाउस. आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाइड सेपरेटली. मेरे वेयर हाउस पे वो सेपरेटली विद द टैग मार्क पड़ी रहेगी कि दिस आइटम्स इज द बिलोंगिंग्स ऑफ माय कस्टमर, नॉट फॉर मी. टी स्टैंड फॉर transfer. Whenever they wanted me to deliver the goods, I'm able to deliver the goods. ऐसा ना हो कि अभी मेरे पास नहीं है, स्टॉक में नहीं है, I have to. Clear? And E stand for exclusive rights. In the hands of exclusive rights in the hands of customer. I don't have any right to sell, sell. किसका माइक चालू हो गया? डेल से कौन जुड़ा है? सो आपका माइक ऑन है? ऑन है, ऑन है. मेरी स्क्रीन पे विजिबल है. डन. ओके, समझ में आया? एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए. मैम इम्पेयरमेंट के केस में ध्यान से सुनना, इम्पेयरमेंट के केस में कौन सी 3 एसेट्स है दैट यू हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट एनुअली irrespective there is an indicator or not? Purchase goodwill, intangible assets with indefinite useful life, which is not used. and intangible assets not available for use. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, non-current assets held for sale. Suppose that phone I'm no further I'm going to use that phone. Can I classify that phone as a non-current asset held for sale? No. So what characteristics should be meet to classify them as a non-current assets held for sale? IPOMAS. IPOMAS के I stand for
immediate available for इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल। ऐसा ना हो कि कोई मुझसे खरीदने आ रहा है और मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं डेटा निकालूंगी, देन मेरा सारा डेटा ट्रांसफर करके देन मैं आपको 3-4 दिन में ट्रांसफर करूंगी, नहीं। दैट गुड शुड बी अवेलेबल इमीडिएटली। आज बायर है, आज सेल हो जाएगा, ठीक है। पी स्टैंड फॉर Probably looking for a buy. whatever the price I'm quoted for the goods, it should be reasonable। मालूम पड़ता है ये फोन 30,000 में ही बिक सकता है और मैं बोल रही हूँ मैं तो 80 में बिकूंगी, कभी बिकेगा ये फोन? नहीं। तो whatever the price I'm quoted to sell that phone should be reasonable, ठीक है। U stand for unlikely to change in the plan। M stand for Management is committed. मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड, मतलब मैनेजमेंट उसको बेचने का इंटेंशन रखती है। A stand for actively looking for the buyer। S stand for sale is expected to be done within 1 year। Keep in mind guys, you not need to memorize the entire things। आपको बुक्स में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, हमको नहीं पढ़ना है। आपको पॉइंटर्स याद रखने के लिए मैंने आपको लगभग हर जगह शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं, बस उनको याद रख लोगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। क्लियर मैम? रिसर्च फेज में इनकर्ड होने वाली कॉस्ट को क्या किया जाता है? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट फेज में इनकर्ड होने वाली कॉस्ट को क्या किया जाता है? अमोर्टाइज, कैपिटलाइज्ड। Once the pirates के criterias are meet, then you allow to capitalized। और अगर उससे पहले नहीं मीट हो रहे हैं तो क्या करोगे? उसको एक्सपेंस आउट करोगे। क्लियर है? यस मैम। मैम हमने कोई उस प्रोडक्ट, सपोज मैं सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, इसे इंटेंजिबल एसेट, अब मैं रिसर्च डेवलपमेंट फेज में हूँ, मतलब मैंने सब क्लाइंट अपने कस्टमर जैसे मेरे स्टाफ मेंबर से सारी रिक्वायरमेंट्स पूछ ली, क्या ऐसा 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 सॉफ्टवेयर चाहिए। देन अब मैं डेवलपमेंट फेज में हूँ। अब उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डू यू थिंक मुझे कुछ मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, कंप्यूटर्स डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे? दैट उस मशीन को बनाने के लिए जो मैंने डिवाइस खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, उसकी लाइफ 5 साल थी, पर वो डेवलपमेंट फेज में 1 साल रहा, तो क्या उस पे चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज होगा कि उस एसेट, जो इंटेंजिबल एसेट जो मैं सॉफ्टवेयर बना रही हूं, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, मतलब कैपिटलाइज्ड होगा? कैपिटलाइज होगा। क्यों? बिकॉज मैम हमारा मैचिंग कंसेप्ट बहुत क्लियर बोलता है एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू। जब उस कंप्यूटर को मैंने डेवलपमेंट फेज में यूज किया तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ आज, और अगर उससे आज रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो वो एक्सपेंसेस क्या पीएनएल में जाएगा? डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस, नो। आप उस एसेट को 5 साल में उसकी रिस्पेक्टिव लाइफ में एक्सपेंसेस पीएनएल में डालते जाते हो, तो मैम वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम उसने स्पेंड किया वो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया, और उस सॉफ्टवेयर से हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आज वो कैपिटलाइज्ड होगा, और जब उस इंटेंजिबल एसेट्स को आप अमोर्टाइज करोगे तो अपने आप वो डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? आया समझ में लॉजिक? यस मैम। मैम हमने रेवेन्यू पढ़ा था, रेवेन्यू में हमने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 तरीके से सेटिस्फाइड होती। कौन कौन से तरीके से? एट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे सपोज मुझे फोन का डिलीवरी करना है, जिस पॉइंट पे मैंने फोन डिलीवर कर दिया मैम, एट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड। बट एक ओवर दी टाइम आता है, इट्स मींस मैंने उसको बोला मैं इस फोन के लिए 1 साल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दूंगी। कैन आई से मुझे 1 साल तक इस फोन पे सर्विसेज देना है, तो मैम दिस सर्विसेज इज काउंट अंडर दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड over the period of time। am I clear everyone? So ma'am at point of time पे हम कब मानेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो गई? तो कैन आई से मैम जब मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल सामने वाले के पास चले गए तो देन ओनली वी कैन से द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। मैम कंट्रोल्स, तो मैम बहुत लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, तो हमने पार्ट एल पढ़ा था। फिजिकल ट्रांसफर हो गया, सामने वाले के पास राइट है एक्सेप्ट द कैश, सामने वाले ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, लीगल टाइटल, रिस्क एंड रिवॉर्ड उससे लेके ट्रांसफर हो गए हैं, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो गया है। तो हमको फिगर आउट करना है, अगर मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल सामने वाले के पास है देन वी गोइंग टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू।
irrespective whether amount received or not। हमको क्लियरली पता है हमने हमारा काम कर देना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उस काम के लिए हमें पैसा मिला है या नहीं, क्लियर है। बट मैम हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी आइडेंटिफाई दी, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर प्रोबेबल ना हो कि दैट यू आर गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट, तो आप बोलोगे देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, और इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो मैम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर द टाइम, मतलब हमारे पूरे सिलेबस में हमने इसमें एक ही केस पढ़ा है विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें हम किसी के लिए बिल्डिंग बना रहे होते हैं और 2-3 साल में वो बिल्डिंग बन के रेडी हो रही होती है। सो मैम उसमें हमने 4 स्टेप्स फॉलो किए थे टू डू द वर्किंग इन SOPL एंड SOFP। द फर्स्ट वर्किंग इज ओवरऑल प्रॉफिट। मैम इट डजेंट मैटर कि उस साल में कितना कमा रहा हूं, इट डजेंट मैटर मैं दूसरे साल कितना कमा रहा हूं, इट्स मैटर कि मैंने उस प्रोजेक्ट में जब एंटर किया और मैं सोच रहा हूं कि मुझे पूरे प्रोजेक्ट के 10 मिलियंस मिलेंगे और मेरे को ओवरऑल लग रहा है कि इन 2 सालों में मैं टोटल कॉस्ट 8 मिलियन इनकर्ड करूंगी, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 2 मिलियन। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू कैलकुलेट कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्लियर। सेकेंड स्टेप प्रोग्रेस। मैम प्रोग्रेस मींस कि हमने कितना काम कर दिया है। सो मैम इन द बुक्स वी दे प्रोवाइडेड 2 मेथड्स, कौन कौन सी? इनपुट एंड आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, क्योंकि क्या लग रहा है, लग क्या रहा है हमारी साइड से? खर्चे, हम मटेरियल ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। तो मैम व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। मतलब उस प्रोजेक्ट में मेरी 8 मिलियन की कॉस्ट लगनी थी और अभी तक मैंने 4 मिलियन कर लिया है, तो कैन आई से मैंने 50% काम कर लिया है। यस मैम। मैम अनदर मेथड इज टॉकिंग अबाउट आउटपुट मेथड एंड टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू। वो सामने वाला एक वैल्यूअर आएगा, वो बताएगा कि यहाँ तक काम कर लिया है तो आप इतने रेवेन्यू के लिए एलिजिबल हो, विच इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अब सामने वाले ने बोला कि आप 2 मिलियन का रेवेन्यू ले सकते हो, टोटल कितना लेना था? 10 मिलियन। तो मैम कैन आई से 20% वर्क डन? यस मैम। बट समटाइम इट माइट बी पॉसिबल यू आर नॉट एबल टू मेजर द प्रोग्रेस। क्यों? बिकॉज सिर्फ लेवलिंग ही क्या है, कौन आके बताएगा कि कितना परसेंटेज काम कर लिया है? तो मैम उस समय रेवेन्यू क्या करेंगे? जितना खर्चा हुआ है उतना ही आपका रेवेन्यू बुक होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। कौन सी मेथड फॉलो करोगे? एग्जामिनर विल गिव यू, अपना दिमाग नहीं लगाना मुझे इनपुट पसंद आ रही तो इनपुट लगाऊंगा, कोई प्रेफरेबल मेथड नहीं है। एग्जामिनर विल गिव यू कि इनपुट लगाना है कि आउटपुट लगाना है। लास्टली थर्ड स्टेप कौन सी होती है? SOPL। SOPL इज टॉकिंग, हमको ये पता है SOPL फॉर द पीरियड बनता है, मतलब उस साल कितना प्रॉफिट कमाया, उस साल कितना रेवेन्यू कमाया, उस साल कितने खर्चे हुए, क्लियर। तो मैम हमको उस साल का रेवेन्यू निकालना है और कॉस्ट टू डेट निकालना है, और उन दोनों को माइनस करके वॉट एवर इज कॉल्ड इट्स प्रॉफिट और अ लॉस। तो एग्जाम्स में आ सकता है कि उस साल पेनल में कितना प्रॉफिट आया, तो आप क्या करोगे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। एम आई क्लियर? देन बैलेंस शीट SOFP क्या आता है? मैम कॉन्ट्रैक्ट एसेट और अ लाइबिलिटी। SOFP एज ऑन डेट बनती है कि आज तक आपने कितना रेवेन्यू, आज तक आपको सामने वाले से कितना लेना है। पिछले साल कुछ रिकॉर्ड किया होगा, इस साल कुछ और रिकॉर्ड किया होगा, तो टोटल आपको सामने वाले से सपोज 8 मिलियन लेना है और उसने आपको 6 मिलियन दे रखे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि पिछले साल कितना दिया, इस साल कितना दिया, अभी तक उसने 6 मिलियन दे रखे हैं, तो कैन आई से मैम 8 मिलियन लेना था, 6 मिलियन दिए हैं, तो कितना लेना बाकी है? 2 मिलियन। और लेना बाकी है मतलब आपके लिए तो इनकम है, रिसीवेबल्स। तो मैम इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। और मैम 6 मिलियन लेने थे और 8 मिलियन आ गए, तो 2 मिलियन क्या है? मैम एक्सेस पैसा दिया है तो इट्स माय कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। एम आई क्लियर एवरीवन? डन? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम IAS 8। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली जाता है या प्रोस्पेक्टिवली? Change in accounting estimate, retrospectively, prospectively. Inventory is my financial asset. Why? Ma'am, there is no contractual right to receive cash. पड़ी है, ये फोन्स खरीद के लाए, पड़े, बेचे ही नहीं,
तो क्या कोई राइट टू रिसीव कैश है? वंस आई सेल दैट, एक डेटर्स क्रिएट हो जाता है, उस डेटर्स से मुझे राइट है पैसा लेने का, इन्वेंट्री से नहीं। इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इट्स माय फाइनेंशियल लाइबिलिटी? नो। व्हाई? मैम देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मेरे पास आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि इतना प्रॉफिट कमाए। गवर्नमेंट का एक रूल है, यू हैव टू पे टैक्सेस इफ यू अर्न दैट प्रॉफिट। तो आपको पे करना ही, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर इज नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। प्री पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज माय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैम प्री पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मुझे मैम हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स कौन सा होता है जिससे मुझे राइट टू रिसीव कैश हो? इन दैट केस मुझे कोई कैश नहीं मिल रहा है, या तो गुड्स मिल रहे हैं या तो सर्विसेज मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई प्री पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज नेवर बी कंसिडर्ड माय फाइनेंशियल एसेट। और फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तो बात ही नहीं आती है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। Is my screen visible to everyone? Chalo. So let's start with EPS. EPS is earning per share. मैम हमने EPS में सीखा था, अगर बेसिक फॉर्मूला की बात की जाए तो कैन आई से मैम अर्निंग अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अगर कोई प्रेफरेंस का डिविडेंड है तो उसको माइनस करके जो प्योरली अर्निंग किसके लिए अवेलेबल होगी? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यस और नो? यस मैम। मैम हमने कल, अगर हम कल की नहीं बात करें, जो हमारा लास्ट सेशन था जब हमने डिस्कशन किया था, तो हमने बेसिक ईपीएस पढ़ा था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक ईपीएस। देन मैंने आपको बोला था इन दैट केसेस हम 3 केसेस मैम पढ़ेंगे। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? सबको ही स्लो आ रही है क्या? पीपल इन द नो क्लास? मैम। सो प्लीज आपका एक बार माइक चेक करो ना, मतलब माइक का वॉल्यूम। दर्शिता आपने बोला था ना कि आवाज स्लो आ रही है। यस मैम। ए- एक बार चेक करो ना आपके इसमें फुल वॉल्यूम है या नहीं। मैम फुल है बिल्कुल। नैना आपको भी आवाज नहीं आ रही है क्या? यस मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ मैम रही है? मुझे भी लॉ आ रही है। लो आ रही है? हाउ इज दैट मैम पॉसिबल? आप इतनी देर से बढ़ा रहे थे क्या? तो वो कुछ भी ऑडिबल नहीं था। आई अरे इवन बाप रे, टेक्स्टेड यू चैट पे। कुछ भी ऑडिबल है? आप लोग कोई भी माइक चालू करो आपका। यस हेलो, मैम। यस मैम इट्स ऑडिबल। मैम ऑडिबल था, सब सुनाई दिया। सब सुनाई दिया? यस मैम। फिर आवाज तो अच्छी आ रही है यार। यस मैम आ रहा है आवाज तो। नैना और दर्शी, बस बस बंद कर दो। नैना और दर्शिता आप दोनों की आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आई डोंट हैव एनी यस मैम। अच्छा दर्शिता कोई इश्यू नहीं है, नैना आपको ही है। तो नैना एक बार मीटिंग से लेफ्ट करके मीटिंग रीज्वाइन करो, बिकॉज लगभग सबको वॉइस आ रही है। यहाँ पे भी मैंने माइक अनम्यूट करवाया तो उसमें भी वॉइस अच्छी आ रही है। ओके मैम मैं करती हूँ। हाँ एक बार लेफ्ट करके वापस रीज्वाइन करो। वैदे आपको भी आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है पर थोड़ा लो वॉइस है। यार मैं तो बहुत तेज, हेलो, आवाज यहाँ तो सबके माइक बहुत अच्छे से चल रहे हैं यार वैदे ही, मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अभी आ रही है क्या वैदे आवाज आपको प्रॉपर? यस मैम। ठीक है। तो पहले का कुछ सुनाई नहीं दिया, वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग या आस्किंग द तो क्वेश्चन? मैम वो सुनाई दिया। वो सुनाई दिया ना? यस मैम। ओके, ठीक है।
ओके एवरीवन, ठीक है। सो बेसिक ईपीएस हमको पता थे, मैंने आप लोगों को बोला था इस ईपीएस में हम अभी बेसिकली 3 केसेस पढ़ेंगे। कौन कौन से? फुल मार्केट प्राइस मतलब आपने जो शेयर्स इशू किए हैं उसके बदले आपको पैसा मिला है, सो आपको सिर्फ पूरे साल भर में उन शेयर्स को क्या करना है, वेटेड एवरेज करना है, ठीक है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था बोनस इशू। मैंने आपको इसकी अकाउंटिंग नहीं सिखाई थी, पर मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था कि कंपनी जब भी बोनस इशू करती है तो एक प्रपोर्शन में इशू करती है, 1/5, मतलब हर 5 के बदले 1 शेयर देगी। तो सभी शेयर होल्डर्स को उनके होल्डिंग्स या उनके ऑनरशिप के प्रपोर्शन में ही मिलता है। तो जब बोनस इशू कंपनी इशू करती है तो उसके बाद कोई होल्डिंग्स या उसका परसेंटेज ऑनरशिप का चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं होता कि अब जैसे होता है ना, कितनी बार होता है कि सपोज मुझे 200 रुपए बांटने हैं, तो मैंने जो जो मुझे पसंद के थे उनको ज्यादा दे दिए, बाकी दूसरों को कम दिए, ऐसा नहीं होता है। कंपनी बोल रही मुझे 200 शेयर्स देना है बोनस में, तो जिस परसेंटेज में आपने होल्डिंग्स दे रखी आपको उसी परसेंटेज पे मिलेगा। कोई फेवरेबल स्टूडेंट नहीं होता है, कोई फेवरेबल शेयर होल्डर नहीं होता है कि उसको ज्यादा दे दिए उसको कम दे दिए। क्लियर? सो मैम, आफ्टर इशूइंग ऑफ द बोनस शेयर्स देयर इज नो चेंज इन द ओनरशिप ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स पर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग्स। क्लियर? फुल मार्केट की टेबल बनाना सिखाई थी मैंने आपको, बस टेबल कैसे चलानी है, ऐसे 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 करके चलानी है। हर महीने जहां पे कुछ भी इशू हो रहा होगा वहां से डेट फ्रेम को तोड़ के नया इशू या कुछ भी लिखना है, ठीक है। अब एक बात समझो, अब हम बोनस इशू की टेबल समझते हैं। तो हमारी बुक्स ऐसा बोलती है कि जब भी कंपनी ने बोनस इशू किया, जैसे सपोज जुलाई में इशू किया, तो इट इज अज्यूमिंग, क्योंकि फ्री में ही इशू किया है, पैसा लिया क्या, फ्री में गया, तो इट इज अज्यूमिंग कि ये जो बोनस शेयर है कब से इशू किया होगा, 0 डे से। हाँ, इट्स नॉट फ्रॉम द जुलाई, इट्स फ्रॉम द 0 डे, ठीक है, जनवरी से, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ। क्लियर एवरीवन? सो कभी भी जब बोनस इशू आता है तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये जब से कंपनी है तब से ये बोनस शेयर है। क्लियर? ठीक है, जब से कंपनी ने दिया, डन। तो मैम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हम सीधे ऐसा कर लेंगे या जो बोनस शेयर है उसको 0 डे मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर ऐड कर देंगे? नहीं, इसकी हम टेबल बनाएंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे बोनस फ्रैक्शन करके। एक ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, बोनस फ्रैक्शन, और इफ इट इज अ फ्रैक्शन तो आपको उसको डिवाइड करके सिंगल डिजिट में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रही हूं कि आप इसको 0 डे पे मत लेके जाना। मतलब ऐसा नहीं कि सपोज मैंने 1 लाख के शेयर से 10,000 बोनस शेयर इशू किए, तो ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में 1-10 लिख दो, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना वो मैं समझाऊंगी। क्लियर है? तो पहले एक बार हम बोनस का क्वेश्चन समझते हैं। जनवरी टू दिसंबर इज माय फाइनेंशियल ईयर, और अज्यूमिंग मैंने 1 अप्रैल को क्या इशू किया, बोनस इशू। बिगिनिंग ऑफ द शेयर मेरे पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख थे, ठीक है। लॉजिकली अगर अभी भूल जाओ क्या बोनस फ्रैक्शन है क्या, अगर हमारी इधर वाली टेबल बनाए तो कैन आई से बोनस दिया मैंने 145, इट्स मीन्स दैट हर 5 के बदले कितना, 1। क्लियर है? तो मैम 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितने शेयर्स थे, 1 लाख थे। क्या इशू किया, बोनस, कितना, हर 5 के बदले 1, कितने शेयर्स थे, 1 लाख, और हर 5 के बदले कितना दिया, 1, तो कितना हुआ, 20,000। अब मेरे पास शेयर्स कितने हैं, 1,20,000। कब से कब तक, अप्रैल टू दिसंबर। ये टेबल कुछ अलग है जो हमने फुल मार्केट से सीखा या कुछ नहीं। फुल मार्केट में आपको ये शेयर दे रखे होते हैं, कितने शेयर्स इशू किए, यहाँ आपको एक 1/5 दे रखा है, तो आप यहाँ 1 लाख के 5 × 1 करके बोनस शेयर्स निकाल लेते हो, कुछ अलग नहीं। अब बात ये आती है, मैंने क्या बोला, जिस दिन आप बोनस शेयर इशू करोगे उसके पहले से अज्यूम कर लोगे क्या बोनस शेयर
इशू कर रखे हैं। देखो यहाँ के बाद से तो आपने ऐड करके बोनस वाला अमाउंट निकाल ही लिया, तो कैन आई से इसके बाद तो अपने आप ही बोनस ऐड हो चुका है। क्या इसमें बोनस ऐड हो चुका है क्या? नहीं, यहाँ तो 1 लाख थे तो 1 लाख ही चल रहे हैं। लॉजिकली यहाँ पे 1/20 होने थे, यस और नो? मैंने क्या बोला? वी आर अज्यूमिंग कि जिस दिन बोनस इशू किया है उससे पहले से ही बोनस इशू था, मतलब 0 डे से बोनस इशू था। तो यहाँ पे क्या बोनस का एलिमेंट ऐड हुआ है क्या इस 1 लाख में? नहीं, यहाँ पे तो ऐड हो गया। देखो आफ्टर बोनस इशू, ये 1/20 तो आफ्टर बोनस इशू है, पर मैम यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। इससे इसकी पुराने से तो कुछ भी नहीं किया अपन ने। किया क्या? नहीं किया। ऐड है क्या बोनस का एलिमेंट? नहीं। तो मैम इसके लिए हम क्या निकालते हैं? बोनस फ्रैक्शन। मैम बोनस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? आपके पास पहले कितने शेयर्स थे? अगर ये देखो तो कहना इससे पहले 5 शेयर थे, है ना? तो मैम नीचे लिखेंगे 5। पहले कितने शेयर्स थे? 5। बोनस इशू होने के बाद कितने शेयर हो जाएंगे? 5 पहले के थे और एक और शेयर मिल गए तो 6 हो गए। तो मैम बोनस फ्रैक्शन क्या बन गया? 6/5। अगर मैं बोलती 5 फॉर 10 शेयर्स, मतलब हर 10 के बदले कितने शेयर्स दे रही हूँ? 5। तो पहले कितने शेयर्स होते? 10। इशू करने के बाद कितने हो गए? 15। तो इसका बोनस फ्रैक्शन क्या बना? तो आपको नीचे वो लिखना है जो आपके पास पहले थे। तो पहले कितने थे? 5। ठीक है, इशू होने के बाद कितने शेयर्स हो गए? तो 6। अब कितने हो गए? 6। अब इसको याद करने का तरीका क्या? लेटेस्ट ऊपर आना चाहिए, तो लेटेस्ट ऊपर आ गया और पुराना नीचे चला गया। क्लियर? तो मैम ये जो बोनस फ्रैक्शन आपने निकाला है, ये जो बोनस फ्रैक्शन निकाला है, ये इस डेट से पहले पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैम यहाँ पे क्या मैं 6/5 लिख दूं? क्या यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन आएगा? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बोनस ऐड हो चुका है। तो मैम जिस दिन बोनस इशू कर दिया उसके बाद बोनस फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उससे पहले आपको बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? आई? तो मैम यहां लगा बोनस फ्रैक्शन और हमको पता है हमको टाइम प्रोपोर्शनेट तो करना ही है। यहाँ पे आया टाइम प्रोपोर्शनेट। 1 जनवरी 31 मार्च, कितने महीने? 3 महीने। तो कहना इसे ये शेयर रहे 3/12। यस और नो? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, कितने महीने? कैन आई से 9/12? यस और नो? अब निकालो। तो आप 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे। मुझे बताओ 30,000। मैम 30,000 शेयर्स आए। कैन आई से दिस इज वेटेड एवरेज शेयर्स? वेटेड एवरेज शेयर्स। यस और नो? और ये कितना? एक 20 इंटू 90,000 कितने हो गए? 1/20। और लॉजिकली भी सोचो, मैंने बोला था कि बोनस को 0 डे से मानेंगे, तो 0 डे से मानते तो मैम 20,000 बोनस के और 1 लाख ये होते ना क्लोजिंग में। 1/20 ही तो आना था लॉजिकली भी। तो मैम आपने हमको बोनस फ्रैक्शन क्यों करवाया अलग से मल्टीप्लाई? मतलब से टेबल बनाने की जरूरत ही क्या? बोनस ही इशू किया है, 0 डे से मान लेंगे। अभी एक क्वेश्चन दूंगी, समझ में आ जाएगा क्यों बोला ऐसा। पर मेरी बात समझ में आई कि जिस दिन से बोनस इशू कर रहे हो उसके पहले से आप उस किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। एम आई क्लियर? यस और नो? मैंने आपको सपोज इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया 2 लाख डॉलर का, मतलब अर्निंग अवेलेबल टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितनी है? 2 लाख है। तो मैम फॉर्मूला क्या हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना आया? पर किस में निकलता है आंसर? तो आप क्या करो? 100। क्या आया? 167 सेंट। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। तो मैम इसमें कुछ अलग क्या है? इसमें हमने कैलकुलेट किया बोनस फ्रैक्शन। मैंने आपको बोला कि आप ये मानोगे कि जब से कंपनी है तब से ये बोनस शेयर्स हैं, ये बोला। सो डू यू थिंक पिछले साल का जो ईपीएस लगाया, क्या उसमें बोनस शेयर का इंपैक्ट दिया था? यस और नो? पिछले साल भी ईपीएस निकाला होगा ना पिछले साल के
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख होंगे और उसकी कोई अर्निंग होगी, उससे एक बेसिक ईपीएस निकाला होगा पिछले साल का, यस और नो? तो क्या उसमें बोनस शेयर का इंपैक्ट दिया था? नहीं दिया था। तो मैम जब भी बोनस शेयर निकाला जाता है तो प्रीवियस ईयर का ईपीएस को रीस्टेट करते हैं। मैम मतलब कुछ नहीं। क्या करना है, पिछले साल की, सपोज पिछले साल की अर्निंग थी मेरी 3 लाख। कितनी थी अर्निंग? पिछले साल की अर्निंग 3 लाख थी और आपको पता ही है कि 1 लाख अगर बिगनिंग के हैं तो पिछले साल कितने शेयर्स रहे होंगे? 1 लाख ही रहे होंगे, यस और नो? कुछ तो बता, पिछले साल का ये नहीं बताएंगे कि पिछले साल भी कुछ शेयर इशू किया या नहीं, वो बोलेंगे पिछले साल के 1 लाख शेयर है, अर्निंग 3 लाख है। तो क्या हुआ, कितना ईपीएस निकला होगा पिछले साल का? मैम 300 सेंट पिछले साल का ईपीएस निकला होगा। वो बोलता है कि देखो इसमें बोनस शेयर का इंपैक्ट दिया क्या? नहीं दिया, तो आपको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? वो बोलता है पिछले साल का एक बेसिक ईपीएस ऐसे निकाल लेना, और जो इस साल का आपका बोनस फैक्टर है, क्या है बोनस फैक्टर अपना? 6/5 है ना, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 5/6 कर देना। ये आपका प्रीवियस ईयर का पे बोनस शेयर्स का इंपैक्ट आ जाएगा। देखो निकालो, 250 सेंट आया। ठीक है, अगर अज्यूम करो 3 लाख, 1 लाख पहले के थे, तो डू यू थिंक एक 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख प्रीवियस ईयर के और 20,000 बोनस शेयर करोगे तो ये 250 सेंट ही आएगा। देखो आया समझ में? हेंस प्रूव्ड कि पिछले साल के 1 लाख शेयर्स थे, मैंने 20,000 बोनस शेयर इशू किया तो 50 सेंट आंसर आ गया। एम आई क्लियर एवरीवन? सो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का ईपीएस एक बेसिक, अरे यार याद इसने चीज छोटी, पिछले साल का ईपीएस निकाल लेना है और उसमें हमारा जो भी बोनस फैक्टर होगा क्या कर लेना है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर का ईपीएस में क्या इंपैक्ट आ गया? बोनस शेयर का इंपैक्ट आ गया। एम आई क्लियर? मैम हम कर ही क्यों रहे हैं, जब हमको पता है पूरे साल भर में 1 लाख शेयर थे, 20,000 के बोनस इशू किए, तो हमको तो पता है ना 1/20 शेयर हो रहे हैं। तो अब ये बोनस फ्रैक्चर क्यों निकाल रहे हो? व्हाई वी नीड टू मेक दिस टेबल? सिंपल सा दिख रहा है 1/20 शेयर है, तो हमको क्यों बनानी है ये टेबल? आ रहा है क्वेश्चन दिमाग में? आ रहा है या नहीं? यस मैम। तो चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ। ये क्वेश्चन होता है, ऐसा कंपलसरी है क्या कंपनी सिर्फ बोनस ही इशू करेगी, उस साल कोई फुल मार्केट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती? कंपलसरी है क्या ऐसा? नहीं। क्या ऐसा कंपलसरी है क्या कंपनी सिर्फ फुल मार्केट इशू करेगी तो बोनस नहीं कर सकती? नहीं। तो कंपनी दोनों चीजें कर सकती है। अब चलो अपनी कॉपी खोल लो सब, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी पे एज यूजुअल हमारे पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख। 1 मार्च को मैंने फुल मार्केट प्राइस पे इशू किया, कितने शेयर्स? ऊपर लिखते हैं, मैंने फुल मार्केट पे इशू किए 20,000 शेयर्स। ठीक है, 1 मई को मैंने इशू किए बोनस इशू। ठीक है, कितने शेयर्स? 2 for 5। हर 5 के बदले कितने शेयर्स दूंगी? 2 शेयर्स। 1 सितंबर को मैंने फुल मार्केट प्राइस पे फिर इशू किया, कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स। ठीक है, और मैंने 1 दिसंबर को फिर फुल मार्केट शेयर पे इशू किए 15,000 शेयर्स। ठीक है मैम, कंपनी इतने इशू कर सकती, कंपनी की मर्जी, उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मेक अब मुझे बताओ मेरा बोनस फ्रैक्शन कितना आया? मैम पहले 5 थे और हर 5 के बदले 2 दिए, तो 5 + 2 शेयर्स हो गए, तो क्या हो गए?
ठीक है, हर 5 के, मेरा बोनस फ्रैक्शन क्या हुआ 7/5। मैम आपने सिखाया है कि यहां से इधर तो बोनस फ्रैक्शन नहीं जाएगा, इधर आपको पूरे केस में क्या मल्टीप्लाई करना है, बोनस फ्रैक्शन, क्योंकि इट्स अज्यूमिंग कि बोनस फ्रैक्शन किससे है, 0 ईयर से है, 0 डे से है। क्लियर है? चलो टेबल बनाए, बोलो 1 जनवरी से कब तक मैम 28 फरवरी तक कितने शेयर्स मैम 1 लाख। फिर क्या किया, इशू किए कितने शेयर्स, तो कितने शेयर्स हो गए, कब से कब तक, जनवरी टू फेब, टू 30 अप्रैल, यस और नो, यस मैम। फिर क्या किया, बोनस इशू, क्या निकाला, हर 5 के बदले कितने, उस दिन कितने शेयर्स थे मेरे पास, 1 20 थे, उसी पे ही दूंगी ना बोनस तो। मैम 1,20,000 शेयर थे, हर 5 के बदले मैंने 2 दिए, कितने शेयर्स इशू किए होंगे, बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई मत कर देना हाँ, यहाँ पे। अब कितने शेयर्स हो गए, 168,000, कब से कब तक चले, 31 अगस्त। फिर क्या किया, कितने कितने हो गए, कब से कब तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, कितने, ये कब से कब तक चले, बन गई टेबल, यस मैम। मैम फिर सेकंड हम क्या करते हैं, बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैन आई से मैम यहां तक 1 मई जिस दिन बोनस इशू किया उससे पहले तक हर जगह बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा, तो मैम 1 लाख पे बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा 7/5, और मैम फिर कितने शेयर्स हो गए, तो मैम यहाँ पे भी 7/5 मल्टीप्लाई होगा क्या, बिकॉज इसके बाद बोनस शेयर्स इशू हो गए, तो अब मेरे को बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे को 1 मई तक, चाहे वो 2 स्लॉट में हो, 3 स्लॉट में हो या 4 स्लॉट में हो, मुझे हर जगह बोनस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई, यस और नो? दर्शिता, Yes, ma'am. आया समझ में? Yes, ma'am. नैना, Yes, ma'am. पायल, वैदेही, विकसित, यस मैम। Yes, ma'am. सक्षम, यस मैम। ओके। देन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम टाइम प्रोपोर्शनल, कितने महीने रहे ये शेयर्स, ये कितने महीने रहे, फिर 1 मई से 31 अगस्त कितने महीने रहे, 1 सितंबर से 30 नवंबर कितने महीने, और दिसंबर से लेके, आया? अब मुझे आंसर्स बताओ। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों बोला कि आप 0 डे पे जाके ऐड मत कर देना, तो आप क्या करते, 1 लाख पे 245 लगा के नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देते, लॉजिकली 48,000 होना था और आपका कुछ और आता। बोलो, 2 4 1 5 कितना आया टोटल, सब अपना कैलकुलेट करना, हर्ष पे मत
166 25. 250. Can I say this is my weighted average number of shares, जबकि मेरी बुक्स में 188,000 होंगे ईयर एंड पे. आप जब ईयर एंड पे देखोगे तो आपको कितने शेयर्स दिख रहे होंगे? 188,000. पर लॉजिकली हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आया समझ में? यस और नो? यस और नो पीपल? आया? अब सपोज मेरी अर्निंग 2 लाख है. कितनी है अर्निंग? बताओ. 1 120.3 cent. क्लियर हुआ? मैम दिस इज हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट इन केस ऑफ बोनस फ्रैक्शन ऑफ फुल मार्केट प्राइस. मैं जैसे अगर मैं आपको बोल रही थी ना कि बिगनिंग ऑफ द ईयर से लेना है, अगर आप इसको 0 डे पे ले लेते तो आप क्या करते? 1 लाख को 245 करके कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकलते? 40,000 समथिंग. पर लॉजिकली देखो तो 48,000 हो रहा है. इसलिए मैं बोल रही हूँ यू नीड टू मेक दिस टेबल, यू नीड टू कैलकुलेट द बोनस फ्रैक्शन. एम आई क्लियर? यस मैम. अब मैम प्रीवियस ईयर का सपोज अर्निंग दे रखी थी 1,20,000, प्रीवियस ईयर की अर्निंग. ठीक है. और प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1. तो बेसिक ईपीएस कितना आया मैम? 120 सेंट आया. अब बोनस फ्रैक्शन है तो कैन आई से यू हैव टू रीस्टेट. तो क्या करोगे मैम? रेसिप्रोकल 85 पॉइंट. क्लियर एवरीवन? मेरी बात समझ में आई कि हाउ टू रीस्टेट द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपको रेसिप्रोकल कर देना है उसका. एंड हाउ टू कैलकुलेट द बोनस शेयर, बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. तो मैम उसको यहां से लेके यहां तक के ही मल्टीप्लाई किया, इसके बाद बोनस फ्रैक्शन नहीं लगता है. एम आई क्लियर एवरीवन? ये चीज पढ़ो, मुझे बताओ इसमें से क्या समझ में नहीं आया. यस एवरीवन? पढ़ा? कुछ ऐसी बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की हो, समझाया नहीं हो, कुछ अनयूजुअल नहीं? ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चंस मैंने बना के आपको करवा दिए. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना तो आपको और हेल्प हो जाएगा. ठीक है. सो
देन बोनस एंड मार्केट इशू कंबाइंड अभी मैंने समझाया आपको. रीड दिस क्वेश्चन, मेक अ टेबल, मेक अ चार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ. एंड दिस क्वेश्चन हैज टू बी सोल्व बाय एवरीवन. दर्शिता, धीरज जो ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. मैं किसी से भी आंसर पूछ सकती हूँ. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप टाइमलाइन बना लो. टाइमलाइन से आपको मंथ क्लियरली विजिबल होते हैं. ठीक है. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
Yes, everyone. Have you done that question? करो करो. खत्म एफएम? तो दिन के ऑनलाइन टॉपिक्स से बाकी खत्म? बट थोड़ी थ्योरी तो बोरिंग होती है यार. ऑनलाइन तो पर काम फ्री. बाकी घर पे आप प्रैक्टिस चालू कर देना एफएम की, क्योंकि एफएम जितनी जल्दी दिमाग में आता है उतनी प्रोसेस से इधर से निकल. एमए की क्लास चल रही होगी ना? आज एमए की क्लास थी, कैसी रही? इजी से टॉपिक्स ना एटम पढ़ लिया ना इसलिए मुझे इजी लगता है ये लोग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, रितोष और ये? वो नहीं समझ बस बाकी सब आपने पढ़ा है कभी सर से? रवि सर से? रवि सर पढ़ाया मुझे. पीबल दर्शिता, क्वेश्चन हुआ सॉल्व? Yes, ma'am. Done. हो गया? Yes, ma'am. टेल मी द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. Ma'am, total हाँ, टोटल one वेटेड एवरेज five नंबर. 145500 1 4 डबल. 30 ma'am. Yes. ओके. नैना और पायल, टेल मी द आंसर. आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? पायल, वैदेही, टेल मी द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. 1455000. ओके. पायल. Ma'am, यस नैना. यस पायल. I am not done. नॉट डन. नैना. 1455000. धीरज. I'm 1455,000. ओके. 1455,000. रितोष, what is the EPS? 15.1 cent. Is it? अगर प्रीवियस ईयर का भी डेटा दे रखा होता तो आप प्रीवियस ईयर का ईपीएस निकालते और उसमें क्या मल्टीप्लाई करते? कितना? क्या मतलब हाँ, वो रेसिप्रोकल बोनस फ्रैक्शन तो क्या रहता वो? Clear everyone? Yes. So ma'am, for that we need to make a table. So don't use your brain, don't use the other process. You have to make the table and बहुत easily आपको आंसर मिलेगा. ठीक है? Okay ma'am. So ma'am, we are done with these two cases, the full market price and bonus price. ठीक है? Now we are going to understand the right issue. So first of all, we need to understand कि what do you mean by right issue? Anyone?
Can anyone explain me what do you mean by right issue? कंपनी नीड्स मनी, ठीक है। अब वो सोचती है कि मैं और शेयर होल्डर्स बढ़ाऊं, इससे अच्छा है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि आप इस प्रपोर्शन, जैसे 2 for 5, मतलब हर 5 के बदले 2 शेयर खरीदने का आपको राइट खरीद लो। मतलब आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो हर 5, मतलब सपोज आपके पास 5 शेयर्स है तो आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो? 2। आप 2 शेयर्स खरीद सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 3। सपोज उसने बोला कि आप 2 शेयर्स खरीद सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 3। ऑब्वियसली अगर मार्केट में इसकी प्राइस 2 है तो क्या शेयर होल्डर खरीदेगा? नहीं। ऑब्वियसली उसको लालच चाहिए। तो ये कब होता है? जब ये प्राइस उसकी मार्केट प्राइस से कम हो। ऑब्वियसली मार्केट में 5 रुपए चल रहे हैं पर मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने बोला अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि आप 2 शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हो। कितने रुपए में? तो चांसेस है कि वो खरीदेगा, ठीक है। अभी मैं जो एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, आप उस बात को समझना, फिर राइट इशू की कैसे अकाउंटिंग करनी है वो डिफरेंट मैटर है। पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि राइट इशू में कहीं ना कहीं बोनस का एलिमेंट होता है। मैम कैसे? समझो। मिस्टर ए के पास 1 लाख शेयर्स है। कितने हैं? ठीक है। तो मिस्टर ए को कितना राइट शेयर्स खरीदने का राइट है? हर 5 के बदले 2। कितने हुए? 1 लाख शेयर्स है, हर 5 के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे? 2। कितना हुआ? 40,000, ठीक है। उसके लिए मिस्टर ए कितने रुपए दे रहे हैं? कितना आया टोटल? अगर मैं आपसे बोलूं, मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बार 1,20,000 रुपए आपको मार्केट से उठाने हैं, तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? मैम मार्केट प्राइस 5 रुपए है और मुझे 1,20 चाहिए, तो कहना इसे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, कितने शेयर्स इशू करोगे? कितने? 24,000। कैन आई से इस 1,20 को कमाने के लिए आपको मार्केट में कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 24। बट आप उस 1,20 के लिए मिस्टर ए को कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? मतलब मिस्टर ए को शेयर देने, 1,20 लेने के लिए मिस्टर ए से मैं 40,000 शेयर्स दे रही हूं, जबकि अगर मैं मार्केट से 1,20 उठाती तो मुझे सिर्फ 24,000 शेयर्स लॉजिकली, तो देखा जाए तो लॉजिकली मिस्टर ए ने सिर्फ 24,000 के ही पैसे दिए, बाकी तो उनको फ्री में मिल गए शेयर्स। यस और नो? अगर आज वो मार्केट में खरीदने जाते 1,20 के शेयर्स तो कितने मिलते? सिर्फ 24,000 ही मिलते। उनको मिल कितने रहे? सो कैन आई से ये जो 16,000 के शेयर्स हैं वो फ्री के शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि राइट इशू में कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स बोनस के होते हैं, फ्री के होते हैं। यस और नो? यस मैम। मैं हमको ये समझ में आ गया। आपको मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी कि राइट इशू में कहीं ना कहीं बोनस का एलिमेंट होता है। वो आपके दिमाग में आई बात? यस मैम। अब मैम बात आती है इस केस को अकाउंटिंग कैसे की जाए, इस केस की अकाउंटिंग कैसे की जाए। सो हमारे पास कितने शेयर्स थे? 1,00,000 शेयर्स थे। राइट कितना दिया? कितने में दिया? एट 5 उसकी मार्केट वैल्यू है। डू यू थिंक जब मैंने मार्केट में 3 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए तो कहीं ना कहीं मेरी मार्केट प्राइस कुछ एवरेज प्राइस चेंज हो जाती है? कैसे मैम? देखो, the first step in case of right issue, you always need to calculate theoretical x right price। क्या बोला जाता है? theoretical x right price। इट मीन्स दैट जब आप राइट इशू कर देते हो तो लॉजिकली आपकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर नहीं बताऊं और सीधे इसका सॉल्यूशन बताऊं, पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 5। और वो कितने के होंगे? 5। मार्केट के होंगे, इसी वैल्यू के होंगे। बाद में कितने शेयर दे रहे हो?
2 शेयर्स किस प्राइस के? तो मैम ये कैन आई से टोटल प्राइस ऑफ द शेयर्स हो गई, मेरे पास 5 शेयर 5 रुपए के हैं और 2 शेयर 3 रुपए के हैं, कैन आई से दिस इज टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी शेयर्स? यस मैम। पहले कितने शेयर्स थे? 5 थे ना। अभी हम 1 लाख भूल जाओ, हम 245 चल रहे हैं, तो पहले कितने शेयर थे? इश्यू करने के बाद कितने हो गए? 2 और बढ़ गए 7 हो गए। तो मैम कैन आई से 25 प्लस 6? हाँ क्या आया? 4.47 सेंट ये आया, इसमें सेंट निकालने की जरूरत नहीं, 4.47 आया। कैन आई से जो मार्केट में प्राइस 5 चल रही है, जो लोगों को 3 में मैंने इश्यू दिए हैं, उसकी ऑन एन एवरेज आफ्टर इशू कितनी हो गई? लॉजिक बैठा क्या? हमने ऊपर टोटल प्राइस लिख दी। टोटल प्राइस कैसे? 5 शेयर 5 रुपए के थे, 2 नए शेयर इशू किए कितने रुपए के, और बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 7। तो 7 शेयर की प्राइस कितनी थी? 31। तो ऑन एन एवरेज पर शेयर की प्राइस कितनी हो गई? 4.47। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो अगर उसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? जो शेयर ऑलरेडी इशू है मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू में कितने इशू के? 2 इंटू राइट प्राइस कितनी थी? 3 डिवाइडेड बाय क्लियर? यस और नो? समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप इन ऑलवेज इन केस ऑफ राइट इशू, यू नीड टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है? द सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट दी, मैंने आपको बोला बोनस का एलिमेंट है, और बोनस का एलिमेंट है तो हम क्या निकालते हैं? बोनस फ्रैक्शन। So in every case, whenever there is a bonus element, you always need to calculate the bonus fraction. हमने प्रीवियस केस में बोनस फ्रैक्शन पढ़ा कि पहले कितने शेयर्स थे और बाद में कितने हो गए, ये पढ़ा। यहाँ थोड़ा उल्टा अलग चलता है, यहाँ फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय TERP। ठीक है? मार्केट प्राइस कितनी? 5। थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस कितनी आई? सो दिस इज योर फॉर्मूला, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। बोनस बोनस वो क्या चाहिए आपको? फ्रैक्शन। यू नॉट नीड टू कैलकुलेट द सिंगल अमाउंट बिकॉज आप बोनस फ्रैक्शन है, तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज द कैलकुलेशन फॉर बोनस फ्रैक्शन। बात समझ में आई? सो इन केस ऑफ राइट इशू हमको पता चल गया बोनस है, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, सेकेंड बोनस फ्रैक्शन, दिस इज हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है? यस और नो? एक बात समझो, जब हम राइट इशू करते हैं तो हमको कुछ तो पैसा मिलता है कि बिल्कुल भी नहीं मिलता? जैसे इस केस में हमको 1/20 मिला ना। ठीक है? मिलना हमको लॉजिकली ज्यादा चाहिए था क्योंकि 5 मार्केट प्राइस थी, पर मिला ना। तो मैम बोनस फ्रैक्शन में राइट इशू में ऐसा नहीं होता है कि पूरा बोनस का एलिमेंट होता है, कुछ पार्ट बोनस का एलिमेंट होता है और कुछ मुझे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। क्लियर? यस और नो? they contribute additional resources, they are normally priced below the full market price। देखा, हमारी मार्केट प्राइस 5 थी और हमने 3 पे दिया। अगर मैं 5 पे ही दे रही हूँ तो मैं मार्केट से खरीदूंगी, आपसे क्यों खरीदूं? तो ऑब्वियसली मुझे कुछ तो इंसेंटिव्स, कुछ तो लालच देना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो हमसे खरीदे। क्लियर? Therefore, they combine the characteristics of full market price and bonus issue। हुआ 1/20 पैसा मिला तो फुल मार्केट शेयर्स हो गए, और जो 16,000 हमने फ्री में दिए थे वो बोनस शेयर हो गए। क्या?
यस मैम, वो मैंने आपको निकालना सिखाया। आप यू नॉट नीड टू कैलकुलेट द बोनस नंबर ऑफ शेयर्स, यू नॉट नीड टू। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बोनस, कैसे आ रहा है बोनस का एलिमेंट। अगर मैं नहीं एक्सप्लेन करती तो आप सोचते कि यार बोनस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्लियर? एडजस्ट फॉर बोनस एलिमेंट इन अ राइट इशू, तो क्या करते हैं हम, क्या निकालते हैं, बोनस फ्रैक्शन मार्केट प्राइस बिफोर इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कैसे निकलती है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, इफ देयर वाज अ 1 for 3 राइट इश्यूज, मतलब 1 for 3, हर 3 के बदले एक। कितने में राइट इशू दिया और मार्केट प्राइस कितनी है, तो पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 3। कितने के थे वो, 5 के थे। बाद में कितने इशू किए, कितने के, और बाद में शेयर्स कितने हो गए, पहले के 3 बाद के 1 हो गए। तो कैन आई से दिस इज योर एक्स थ्योरेटिकल राइट प्राइस, यस और नो? और मैम अगर हम इसमें ये मार्केट प्राइस देखें तो मार्केट प्राइस इज 5, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज 18। ठीक है, क्या मैम इसका फ्रैक्शन को मल्टी डिवाइड कर देंगे, नहीं, इट्स अ बोनस फ्रैक्शन, यू ऑलवेज हैव्स टू बी कीप इट इन अ बोनस फ्रैक्शन। डन? ओ मैडम, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 4.5 है, 18 क्यों बोले? और पॉसिबल ही नहीं है ना, मार्केट प्राइस इज 5। ओके, मार्केट प्राइस इज 5, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 18 थोड़ी हो सकती है। क्लियर? कितना आया, 4.5, तो मार्केट प्राइस इज 5, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज 4.5। क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम सेकेंड स्टेप निकालने के बाद सेम जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं मैम, वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो सेम कहानी, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें हमारे केस में। एग्जाम्स में देखो कैसा है, आप जब 3-4 बार टेबल बना लोगे तो आपको अपने आप सॉर्टेड होने लगेगी चीजें, और नहीं होना तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक देखो एग्जाम अगर बाहर जाके देते हो तो पेन और पेपर प्रोवाइड करते हैं, जनरली पेन और पेपर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपको एक ब्लैंक शीट आएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, हम ऐसे चार्ट्स तो नहीं बना सकते, पर आप स्पेस देके टैप टैप करोगे ना तो स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो जैसे 1 जनवरी लिखा, फिर टैप किया, यहाँ पे दूसरी डेट लिख दी, फिर टैप किया, दूसरी डेट लिख दी, तो डेट्स भी लिख दी, तो भी एग्जाम में बहुत कुछ हमको हेल्प हो जाती है। बट आप जब 2-3 बार अपने माइंड को पिक्चराइजेशन दे दोगे तो आपको ये टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3-4 जब क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना, अपने आप दिमाग प्रोसेस करेगा। तो उस समय क्या करना है, आप देख लो कि बोनस सेक्शन हो गई, तो पूरी लाइन एक साथ कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल लो, पूरी लाइन एक साथ कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल लो, नहीं तो वहां अटकाते जाना। क्लियर? चलो क्वेश्चन क्या था, कितने शेयर्स थे इन द बिगनिंग, 1 लाख। ये मानो 1 अप्रैल को उसने क्या लाया, कितने का लाया था हमारे केस में, 2 for 5, इतने का था, किस रेट पे लाया था। ठीक है, हमने बोनस फ्रैक्शन भी निकाल लिया था क्या, ये निकाल लिया ना। चलो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च कितने, 1 लाख। फिर क्या किया, राइट इशू, कितने, हर 1 लाख के बदले, हर 5 के बदले कितने, कितने इशू किए, टोटल कितना, कब से कब तक। ठीक है मैम, आपने बोला था बोनस फ्रैक्शन है, बोनस का एलिमेंट है, और अगर बोनस का एलिमेंट है तो बोनस का रूल लगेगा कि इससे पुराने सब पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बोनस है तो हमको सबसे करना है। तो मैम कितना बोनस फ्रैक्शन आया, क्या यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इसके बाद का है। क्लियर? देन क्या करेंगे, टाइम प्रोपोर्शनेट, कितना लगाओ टोटल, 27964, देन
आगे पॉइंट छोड़ दो। देन 105 टोटल कितना 132 समझ में आया क्या मैम बोनस का वर्ड आते से ही तो अपने जो सारे बोनस के प्रोविजंस पढ़े थे ना यहां से लेके यहां तक का बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है प्लस क्या एक और नई चीज सीखी थी मैम प्रीवियस ईयर का बेसिक ईपीएस निकालेंगे और बोनस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे इसमें है बोनस फ्रैक्शन आपके पास तो प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करोगे यस मैम मैम प्रीवियस ईयर का भी बेसिक ईपीएस निकालेंगे और उसमें इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 4.47 डिवाइडेड बाय बात समझ में आई दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन अंडर द केस ऑफ राइट इशू फर्स्ट स्टेप टीआरपी सेकेंड स्टेप bonus fraction and third table and fourth EPS निकालना clear everyone yes or no TRP का किया ना बोनस फ्रैक्शन में 4.47 TRP तो है TRP is calculate for the bonus fractions you not need to do working here चलो read this question and try to solve क्वेश्चन समझ में आया क्या हाँ बिगनिंग ऑफ द शेयर 8 लाख थे और 8 लाख पे उसने क्या बोला फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड बाय ऑफ राइट इशू एट पर शेयर 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 कैन आई से हर 2 के बदले एक कितना दिया होगा 4 लाख दिया होगा तभी 12 लाख हो गए ठीक है करो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यू नीड टू कैलकुलेट निकालो टीईआरपी निकली टीआरपी क्या मैम 2 शेयर थे कितने के और 1 शेयर कितना का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए कितना आया 2.5 is my TRP then what we need to calculate क्या आएगा आया then you need to make a table and calculate the weighted average number of shares
हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2008 की 2007? 8। ठीक है, 2007 प्रीवियस ईयर है। हाँ, और फिर बोनस फ्रैक्शन क्या होगा उससे, रेसिप्रोकल करके करेंगे, है ना। तो निकालो, फर्स्ट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। पूरे साल में है, इस साल हाँ, आपके बिगनिंग ऑफ द शेयर कितने होंगे, 8 लाख। ठीक है, फिर उस पर राइट इशू होगा कितने का, 4 लाख का। देन टोटल आ गए क्लोजिंग 12 लाख। टाइम प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई करोगे, बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ए और बी के क्वेश्चंस में एक्सेल नहीं खुलेगी, ध्यान रखना एग्जाम्स में। हाँ, एक्सेल में खुलेगी ही नहीं ए और बी में। ए और बी सेक्शन में एक्सेल नहीं खुलती है, सी में खुलता है। कैलकुलेटर, इसे तो बोलती हूँ कैलकुलेटर लाओ, कैलकुलेटर पे कमांड जमाओ। कैलकुलेटर, अरे कैलकुलेटर 11 12 थोड़ी है, कैलकुलेटर तो अलाउड होगा। हमें क्या पता। हाँ मैम, हमें क्या पता, अलाउड रहता है कैल, तभी तो कैलकुलेटर यूज करवा रही हूँ। चलो बताओ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 180,000। सबके यही आए क्या है, 18 lakhs। 108,000 सबका यही आया क्या, विकसित, दर्शिता, पायल? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। नैना, पार्थ, पायल, वैदेही? किसी को डिफिकल्टी आ रही है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में? रितोष, अभी मीटिंग ज्वाइन की, डेड हो गई थी, निकाल रहे हैं। ईपीएस कितना आया, EPS of 50.2 cents. 50 पॉइंट, और प्रीवियस का 86 का 57.2. उसके बाद रेसिप्रोकल करके आप 47.3. 47 पॉइंट। दो वाले मिलते हैं ना, मतलब सही चला भविष्य दो वाले कितना पड़ता है। दो, एक भी चल, जैसा कुछ कंपलसरी नहीं, एग्जामिनर विल गिव यू। अब आपको ऑप्शंस में ही तीन, दो नहीं दे रखे हैं, तो आप कैसे निकालोगे। हो सकता है कभी कभी आपको सिर्फ 47 भी दे दे या 48 दे दे, तो अगर 47 तो डोंट चूज 47, 48। हाँ, आया। तो एक बार टेबल बना लेते हैं तो हमारे माइंड में बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, आप समझ रहे हो, सिर्फ चीजें चेंज हो रही है, टेबल सेम टू सेम हर बार सेम बन रही है, कुछ भी नहीं है। तो अगर अपन 3 4 बार टेबल की प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत 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 इजी हो जाएंगे। चलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है आप दोनों को, रितोष एंड व्हाट्स योर नेम, अल्फेज? हाँ, कितना आ रहा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको,
तो आपका आंसर कितना आ गया 50.92 सेंट। ठीक है, देखो आ गया 47.9 लास्ट ईयर का। व्हाट यू हैव टू डू, पिछले साल का ईपीएस निकालना, रेसिप्रोकल करना, यू गॉट द आंसर। डन, यस और नो। सो व्हाट यू हैव टू डू, हमने 3 केसेस पढ़े, फुल मार्केट प्राइस, राइट इशू एंड बोनस इशू। व्हाट यू हैव टू डू, मैंने एक एक क्वेश्चंस कराए, एक क्वेश्चन खुद ने अपन ने बनाया, एक क्वेश्चन अपन ने बुक का किया। अब आपको घर जाके इससे रिलेटेड हमारी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं राइट इशू तक, टिल राइट इशू तक, सब, जैसे ये राइट इशू का ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है, सो यू हैव टू डू दैट क्वेश्चंस एट योर होम ऑन योर कॉपी। सो टुमारो आई विल सी योर कॉपी विद द सॉल्यूशन, or if there is no answer you may leave the session। ठीक है, जितने भी आगे तक के क्वेश्चंस है जो हमने नहीं किए हैं सॉल्व ड्यूरिंग द क्लास, हाँ पीछे के मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टिल अप टू दिस। ठीक है, डन। तो वे आधे स्टूडेंट जैसे प्रफुल तो आज सेशन ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, प्रफुल, विष्णु, विनायक, आप लोगों की राखियां खत्म नहीं हुई क्या? चलो, अब डाइल्यूटेड ईपीएस एक इटसेल्फ अ ह्यूज टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आज हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रेफरेबली हम कल स्टार्ट करें फ्रेशली। सो कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? समझ में आ रहा है आज का जो भी हमने डिस्कस किया क्लास में? ठीक है, सो प्लीज किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी नाउ। डोंट कैरी योर डाउट्स विथ योर सेल्फ, अदरवाइज इट क्रिएट अ मैस इन योर माइंड। ओके, सो आप करना, कल डाइल्यूटेड ईपीएस समझेंगे, इसमें भी 3 टॉपिक्स है, देन वी वाइंड अप द ईपीएस। यस धीरज, मैम इसके नोट शेयर कर देना ना प्लीज। यस धीरज। ठीक है, कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? यस, ओके, बाय बाय।